नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आज का थंबनेल देख करके आप सभी लोग जान गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। शेरशाह सूरी का जो फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखा, उसमें उसका प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है, और जो पार्ट 2 है इसमें पूरा का पूरा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा होगी। प्रशासन के क्षेत्र में इसने जो सुधार लागू किए वो आगे चल करके भी काम करेंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखा करें ताकि पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन आपको सही ढंग से मिल पाए। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पर। शेरशाह सूरी प्रशासनिक व्यवस्था। ओके, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले शुरू करते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जो होता था उसमें जो मुख्य होता था वो राजा होता था। ठीक है, वो तो किसी का भी देखोगे तो सब में केंद्रीय प्रशासन में राजा ही मुख्य होता है। तो शेरशाह सूरी में भी वही था कि शेरशाह सूरी मुख्य था, लेकिन उस और शासन में उसकी सहायता करने के लिए 4 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। 4 विभाग थे, जैसे दीवानी वजारत, या मतलब दीवानी वजारत भी कहते हैं इसको, वित्त मंत्री भी कह सकते हो, प्रधानमंत्री भी कह सकते हो, या वित्तीय मामले, मतलब कि राजा के बाद दूसरा सबसे प्रमुख अधिकारी यही होता था। अगर राजा नहीं है या कहीं बाहर गया है किसी अभियान में तो सारी व्यवस्था यही देखता था। ठीक है, उसके बाद है दीवाने अर्ज, यह सैन्य विभाग से संबंधित कार्य करता था, और दीवाने इंशा धार्मिक या पत्राचार संबंधी मामले देखता था, और दीवाने रसालत जो था ये विदेशी मामले देखा करता था। युद्ध संबंधी, संधि संबंधी जो होते थे मामले, शांति व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ये दीवाने रसालत देखा करता था। ओके, फिर बात करते हैं प्रांतीय शासन। देखिए, प्रांतीय शासन के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जैसा कि डॉक्टर कानूनगो मतलब कि जिन्होंने शेरशाह सूरी का के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है, तो उन्होंने ही कहा है कि प्रांतीय व्यवस्था की ओर इसने उतना ध्यान नहीं दिया। तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं सरकार, जिसको हम जिला कहते हैं ना। तो सरकार में 2 पद सबसे महत्वपूर्ण थे। एक था सिकदरे सिकदारान, ये सैनिक अधिकारी होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सिकदरे सिकदारान होता था जो कि सैनिक अधिकारी था, और सरकार का सर्वोच्च पद यही होता था। सरकार बोले तो जिला, सरकार माने गवर्नमेंट नहीं, जिले की बात हो रही है। ठीक है, तो सरकार का जो सबसे ऊंचा पद होता था वो सिकदरे सिकदारान होता था। उसके बाद होता था मुंसिफे मुंसिफान, ये एक न्यायिक पद होता था। ओके, किसमें, सरकार या जिला के अंतर्गत। और इस सरकार से छोटी प्रशासनिक जो इकाई थी वो थी शिक, जिसको हम परगना कहते हैं। ठीक है, अब शिक या परगना के जो मुख्य पद कौन कौन से थे या मुख्य अधिकारी कौन कौन से थे। एक था शिकदार, जो कि जिसका काम था यही वाला सैन्य अधिकारी या सुरक्षा व्यवस्था शांति की स्थापना करना। कहां पर, परगना में। मुंसिफ जो होता था वो न्यायिक अधिकारी था। ठीक है, और जो तीसरा अधिकारी होता था वो होता था पोतदार, पोतदार जिसको खजांची भी कहते हैं। ठीक है, जो सिख होता था, जो परगना होता था, उसका ये खजांची होता था। फिर चौथा जो अधिकारी था वो था कारकुन, जिसको मुंशी कहते हैं। हर सिख या परगने में 2 क्या कारकुनों की यानी कि कारकुन की नियुक्ति होती थी। और शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी ग्राम, यानी कि गांव। गांव में जो सबसे मुख्य पद था वो था मुकद्दम का, जिसको मुखिया कहते थे, मुकद्दम। उसके बाद दूसरा था पटवारी, भूमि संबंधी लेखा जोखा रखना, रिकॉर्ड रखना, ये इसका काम था। उसके बाद आता है विशेष। क्या है इस विशेष में, हम पढ़ेंगे शक्ति का अति केंद्रीकरण। देखिए, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसने सारी शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। सारी पावर वो खुद के ही पास जो है रखता था, उसका विकेंद्रीकरण उसने नहीं किया। यही कारण है कि इसकी मृत्यु के बाद जो शासक लोग बैठे वो उतने योग्य नहीं थे जितना कि ये शेरशाह सूरी था। तो इसी के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ जाती है और धीरे धीरे करके वो वंश भी समाप्त हो जाता है। ठीक, तो यही सबसे बड़ा रीजन था इसके खत्म होने का, सूर्यवंश का। ठीक है, अब हम बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी उस समय की। भू राजस्व व्यवस्था की ओर इसने विशेष ध्यान दिया। इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया।
रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? जैसा कि आप ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था जब देखते हो तो दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयत माने होता है प्रजा। इसमें क्या होता है कि जो रैयत होती है, जो प्रजा होती है, वो सीधे राजा या मालिक से कनेक्टेड होती है, जुड़ी रहती है। और जो बीच का जो जो होता है बिचौलिया, वो इसमें बिल्कुल नहीं होता है। आगे देखते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? शेरशाह सूरी की। उसके बाद क्या किया इसने? अहमद खां के द्वारा अपने साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया कि कितने प्रकार की, मतलब कि कौन, मतलब कि जो जमीन है, हम मेरे साम्राज्य में कितने प्रकार की जमीन है, उपजाऊ, अनुपजाऊ, या उच्च कोटि की, या मध्य कोटि की, या निम्न कोटि की। इस प्रकार से इसने अपनी भूमि का सर्वेक्षण करवाया। किसके द्वारा कराया? अहमद खां के द्वारा। और इस सर्वेक्षण में या इस भूमापन में इसने गज ए सिकंदरी का इस्तेमाल किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी का यूज किसने करवाया या का इस्तेमाल किसने करवाया? तो वह है शेरशाह सूरी। उसके बाद है भू राजस्व जो लेखा होता था, पूरा रिकॉर्ड जो होता था, वो हिंदवी और फारसी दोनों भाषा में लिख करके रखा जाता था। अब उसके बाद हम बात करते हैं भूमि की 3 कोटियां थी, उच्च, मध्य और निम्न कोटि। अब इसी के आधार पर ही भूमि कर निर्धारित होता था। जो भूमि कर जो निर्धारित किया गया था वो 33% था या 1/3 था। मुल्तान में ये 1/4 था। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या शेरशाह सूरी के अंतर्गत आने वाले सारे प्रांतों में एक समान भू राजस्व व्यवस्था लागू थी? ऐसा नहीं है। मुल्तान में 1/4 के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। और ये जो टैक्स लिया जाता था भूमि कर, ये नगद या अनाज के रूप में स्वीकार्य था। कोशिश यही होती थी कि नगद के रूप में लोग जमा करें। अब विशेष क्या है इसमें? किसान सीधे राजकोष में लगान जमा कर सकता था। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें किसान सीधे राजकोष में लगान जमा कर रहा है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अन्य कर, जो कि बहुत पूछे जाते हैं कि इसके अलावा कमाई के अन्य स्रोत क्या थे राज्य के। तो पहला है जरीबाना। ये 2.5% के हिसाब से लिया जाता था। ये भूमि सर्वेक्षण शुल्क होता था। जो भूमि का सर्वेक्षण होता था तो उसके एवज में जो शुल्क लिया जाता था उसको कहते हैं जरीबाना। और दूसरा था महासिलाना। ये 5% के हिसाब से लिया जाता था। ये कर संग्रह शुल्क था। जो टैक्स वसूलते थे, जो उस पर खर्चा आता था, वो उसके एवज में लिया जाता था महासिलाना। तो जरीबाना, महासिलाना नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पट्टा और कबूलियत शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। पट्टा माने जमीन को जो है जरूरतमंद को देना, एक लीगली तौर पर, एक मतलब कागजी कार्रवाई के द्वारा। उसके बाद जो कबूलियत होता था वो किसानों के द्वारा उसको कबूल किया जाता था। उसके लिए उसको लिखित रूप में देना पड़ता था। तो इसकी शुरुआत करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। इसके अलावा अन्य स्रोतों से जो आय होती थी, तो अन्य कर जो होते थे उन सबको मिला करके अबवाब कहते थे। अबवाब कहते थे। अब जो फैक्ट आ रहा है वो है राई। ये या रे क्या है? फसल दरों की सूची होती थी। ये लिस्ट होती थी कि फसलों की सूची, जिसको हम राई कहते हैं। और इसमें क्या होता था कि इसमें राज्य का भाग निश्चित होता था कि जो फसल की दर की सूची है कि कौन कौन सी फसल राज्य को दी जाएगी, है ना, शासन को दी जाएगी टैक्स के रूप में, जो जमा करना होता था। और इस राय या रे व्यवस्था को लागू करने वाला जो शासक था वो कौन था? सुल्तान शेरशाह सूरी। तो कितने सारे फैक्ट्स हैं इसमें, एकदम एक के बाद एक चले आ रहे हैं। न्याय व्यवस्था देखा जाए तो न्याय तो सीधी सी बात है कि जितने राजा हुए हैं, न्याय की जो सर्वोच्च अदालत होती थी वो राजा का दरबार होता था। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी होते थे वो होता था काजी होता था और मीर अदल होते थे, जो कि न्याय संबंधी कार्य किया करते थे। शेरशाह सूरी हर बुधवार को एक अदालत टाइप की लगाया करता था जिसमें वो फैसले दिया करता था, फैसले किया करता था और न्याय प्रिय शासक था। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा भी है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं
कि मेरा जो जन्म हुआ है वो शेरशाह सूरी के काल में हुआ है। अब आगे देखते हैं सिक्के, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। उसके समय टकसाल की संख्या जो थी वो 23 थी। सोने का दिनार या अशरफ नामक जो सिक्का होता था वो 167 ग्रेन का होता था। तांबे का जो सिक्का था जिसको दाम कहते थे वो 380 ग्रेन 380 ग्रेन का होता था। और इसके अलावा पैसा नामक सिक्का भी चलता था। तो सोने का दिनार हो गया, दाम हो गया, और पैसा नामक सिक्का चलता था। और सबसे इंपॉर्टेंट है चांदी का रुपया। ये जरूर बहुत पूछा जाता है, चांदी का रुपया जो उसने चलाया था वो 180 ग्रेन का था। तो कभी कभी ये नाप जो वजन होता था ये भी पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में, तो जरूर लिखेंगे चांदी का रुपया 180 ग्रेन। जैसा कि स्मिथ ने इस रुपये के बारे में कहा है कि 1540 में शुरू रुपया को कंपनी ने 1835 तक बनाए रखा, जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बना। यानी कि सबसे शुद्ध और माप तौल में ये सिक्का अंग्रेजों के समय तक चला है, जिसको अंग्रेजों ने भी मान्यता दे रखी थी इसकी शुद्धता को, यानी कि क्वालिटी और इसके वजन को लेकर के। उसके बाद है अरबी एवं देवनागरी लिपि का प्रयोग होता था इन सिक्कों पर जो लिखा जाता था। अब देखते हैं, बात करते हैं हम लोग इसके लोक कल्याणकारी कार्य क्या हैं। लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत इसने बहुत सारी सड़कें बनवाई, 4 सड़कें बनवाई, सराय बनवाई जहां पर लोग जो है रास्ते में जो है रुक करके आराम करते थे और फिर आगे चलते थे। इसके अलावा अपना स्वयं का मकबरा भी वो सहसाराम का बनवाया जो कि बिहार में है। तो सर बात करते हैं, सड़कों का निर्माण करवाया। और कानूनगो जो कि इतिहासकार हैं इन्होंने ही कहा था कि जो शेरशाह के द्वारा बनवाई गई सड़क थी वो उसके साम्राज्य की धमनियां थी। जैसे ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में होता है धमनियों के माध्यम से, तो उसी प्रकार से ये जो सड़कें थी ये वो उसके साम्राज्य को एक मतलब कि हमेशा चलायमान बना करके रखे रहती थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद है लाहौर से सोनारगांव, पहली सड़क है जो कि 1500 कोस किलोमीटर ये लंबी थी, जो कि बंगाल से लाहौर तो जानते ही पाकिस्तान में पड़ता है, तो इतनी लंबी ये सड़क होती थी जो काबुल तक भी जाती थी आगे तक। दूसरी सड़क है आगरा से बुरहानपुर तक है। तीसरी सड़क है आगरा से जोधपुर चित्तौड़ तक जाती थी ये सड़क लास्ट में। और चौथी सड़क है मुल्तान से लाहौर जाने वाली सड़क। तो 4 प्रकार की सड़कें उसने बनवाई थी, इसको जरूर नोट डाउन करें, बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा दिल्ली में दान का लंगर भी चलाया करता था और बड़े पैमाने पर ये हर साल पैसा खर्चा किया करता था, केवल लोगों को दान का लंगर जो किया करता था उसमें कोई भी आ सकता था। इसके अलावा इसने 1700 सराय बनवाई थी जहां पर लोग जाकर के आराम किया करते थे। रास्ते मतलब कि रास्ते में बीच में जो स्टेशन बनते हैं सराय। अब देखते हैं, इसने अपना स्वयं का मकबरा बनाया जो कि सासाराम में है। मकबरा बनाया जो कि सोन नदी के तट पर बना हुआ है। ये मकबरा अष्टकोणीय है, ये मकबरा अष्टकोणीय है। और किलाए कुहना मस्जिद भी इसी ने बनवाई है। और दिल्ली का जो छठा नगर कहलाता है शेरगढ़, जिसको शेरशाही भी कहते हैं, ये इसी ने बनवाया था। इसके बाद लास्ट में आता है रोहतासगढ़ का किला, ये भी इसने बनवाया। अब बात करें कि इसके समय का रचनाकार कौन मतलब प्रमुख था। जैसे पद्मावत, ओके, फिर है कान्हावत, अखरावट और आखिरी सलाम, ये किताबों के नाम हैं जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। कहना ये चाहता हूं कि मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन थे ना, इसके समय में हुए एक बड़े विद्वान थे, लेकिन कभी भी इनका दरबारी संबंध नहीं था इनके साथ, ठीक है। तो ये उस समय की बात है कि उनके समय में ये थे, ना कि उनके दरबार में रहते थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज सब कुछ जाना, केंद्रीय प्रशासन, भू राजस्व व्यवस्था, किस प्रकार के सिक्के चलते थे, लोक कल्याणकारी कार्य क्या थे, किसके, शेरशाह सूरी के। तो ये पार्ट 2 था और इस बात की गारंटी है कि जितना मैंने इसमें फैक्ट बताया है शायद ही इससे बाहर पूछा जाए। ओके, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि कैसा लगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें, उसको पढ़ता हूं मैं तो थोड़ा एक
तसल्ली मिलती है और एनर्जी भी आती है कि चलो किसी ने देखा और कमेंट किया या जो भी उसने बताया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।